हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरिजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं आरटी एकेडमी के बहुत खूबसूरत से चैनल पे। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे, कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, क्लास है 12 और आज है लेक्चर 3। हम पढ़ चुके हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या था और लाइट के वेव कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं। पहली वेव की स्टैंडर्ड थ्योरी हाइगन्स साहब ने दी। हालांकि उनके बहुत सारे पोस्टुलेट्स गलत थे, लेकिन उनके कुछ अच्छे पोस्टुलेट्स जैसे कि वेवफ्रंट की थ्योरी से इतना कुछ डिफाइन हो जाता है और इतना सारी चीजें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा लॉज बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। रेस कैसे डेविएट होती हैं ये समझ आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें उनसे पता मालूम चलती हैं, पता चलती हैं। उसी के आगे हम हाइगन्स कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे सेकंड लेक्चर में और सीख रहे थे कि हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो किस तरह से रेस आगे ट्रेवल करती है, किस तरह से वेव आगे ट्रेवल करती है, वो बात कैसे उन्होंने समझाया था उसकी डिटेल जानकारी हमने लास्ट लेक्चर में ली थी। वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनी थी, उनपे कॉमन टेंजेंट बनी थी, कॉमन टेंजेंट के फॉरवर्ड एनवेलप पे नया वेवफ्रंट बना था, नए वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर फिर रे निकली थी और ये प्रोसेस रिपीट होता है, रे आगे की तरफ जाती है। आज लेक्चर है 3 और आज हम लोग दो बातें करेंगे। आज का एजेंडा दो तरह से, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला कि हाइगन कंस्ट्रक्शन करते 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 हम लोग इस बात पर आ जाएंगे कि अल्टीमेटली हाइगन साहब ने जो प्रिंसिपल दिया उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट केसेस में मिरर का ले लें, लेंस का ले लें, उनमें जो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने वाली रेज में उनके लिए वेवफ्रंट्स कैसे बनेंगे। दूसरा, एक अजीब सा फिनोमेना 1800s में सामने आया, थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। उस एक्सपेरिमेंट का क्लासिक से एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने एक मोनोक्रोमैटिक रे, एक वेवलेंथ की रे को दो छोटे छोटे स्लिट से, छेदों से, होल से, छोटे छेदों से, इसीलिए स्लिट बोल रहे हैं, उससे पास कराया और सामने एक स्क्रीन रखी। स्क्रीन रखी तो पाया कि वो दो स्पॉट नहीं बन रहे हैं, मल्टीपल स्पॉट्स बन रहे हैं। कहीं कहीं ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है, कहीं अंधेरा हो जा रहा है, कहीं ब्राइट लाइट बन रही है, कहीं अंधेरा हो जा रहा है, कहीं ब्राइट लाइट बन रही है, कहीं अंधेरा हो जा रहा है। इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट दिखाई दे रही है। ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है जो लाइट के साथ हो रहा है, दैट आल्सो इंश्योर्स कि लाइट इज अ वेव। ये बहुत अजीब नॉन क्लासिक टाइप का एक एक्सपेरिमेंट है जो डेली लाइफ में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये होता है। हम क्लास में इसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखते भी हैं, करते भी हैं, हम करवाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स। तो शुरुआत में पहले हाइगन प्रिंसिपल के कंस्ट्रक्शन कर लें, थोड़े बहुत वेवफ्रंट बना लें अलग अलग सिस्टम्स के लिए। उसके बाद इंटरफेरेंस की चर्चा करेंगे कि जब दो वेव्स एक ही जगह पर इंटरफेयर होती हैं तो एक्चुअली वो करती क्या है। ठीक, तो आइए हमारे लिए मान लीजिए कि एक कॉनकेव काइंड ऑफ मिरर दे रखा है, उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस ये होल और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास जैसे सपोज रेज आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है वो फोकस से होकर जा रही है। इस तरह से हमने बना लिया। आप देखिए कि जो रे इंसिडेंट हो रही थी हमारे मिरर पे आ रही थी, क्योंकि वो इंफिनिटी से आती मैं दिखा रहा हूं, तो उनके लिए जो वेवफ्रंट्स बनेंगे वो प्लेनर बनेंगे परपेंडिकुलर टू बी। लेकिन जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसके लिए अगर हम देखें तो ये वर्चुअल सोर्स की तरह काम करेगा। जैसे पॉइंट सोर्स होता तो रेज ऐसे ऐसे जाती, यहाँ पर इधर जा रही है, यहाँ पर इधर जा रही है। तो पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाई जाए, एक और स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाई जाए। पर बात ये है सर कि अगर ये पहली वेवफ्रंट है, ये दूसरी है, तो रेस को तो इधर जाना चाहिए, रेस तो एक्चुअली इधर आ रही है। तो जवाब ये है कि ये पहली वेवफ्रंट है, ये दूसरी वेवफ्रंट है। पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ वेव जब वे पीछे की तरफ वापस जा रही है तो इसे ही पॉइंट सोर्स मान के और स्फेरिकल वेवफ्रंट बना लीजिए। यहां पर ये पहली है, ये दूसरी। आई होप समझ आएगा होगा वेवफ्रंट कैसे बनी। कॉनकेव बना लिया सर, कॉन्वेक्स पे भी चर्चा करा दी। ये कॉन्वेक्स पे चर्चा करते हैं। आइए, ये रेज आई, रेज आई और मैं जानबूझ के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज बोल रहा हूं। इन्हें कहीं ना कहीं तो फोकस से ही होकर जाना है। हालांकि फोकस से होकर जा नहीं रही, दे अपीयर टू मीट एट फोकस, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट फोकस। जो रे आ रही है, जो बीम आ रही है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से इंफिनिटी से आ रही है। तो कॉमन सेंस है कि जो उनकी वेवफ्रंट्स बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी और प्लेनर बनेंगी और परपेंडिकुलर टू रेज बनेंगी। ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है इनके लिए अगर सोर्स कंसीडर किया जाए तो ये पॉइंट सोर्स, जिसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाता था, वो बन गया है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को सेंटर मानते हुए वी ड्रॉ स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। ये पहली, ये दूसरी। इसका लॉजिक है कि वेव पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ जा रही है।
ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स के लिए, ऊपर वाला कॉन्केव के लिए, मिरर के लिए हो गया। लेंस के लिए कर लेते हैं। आइए, हमारे पास एक सुंदर सा कॉन्वेक्स लेंस रे इंफिनिटी से ही आ रही है। यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, बट इच्छा ये है कि वो केसेस आपको जरूर पढ़ाए जाए जो आपके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पोलराइजेशन एक्सेट्रा कोर्स में बचा नहीं है, तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी। क्या है, आगे बढ़े। ये देखें, जो रे आ रही है वो पैरेलल बीम है, तो यहाँ पर प्लेनर और परपेंडिकुलर टू बीम इस तरह की वेवफ्रंट्स बनेगी। जो रे जा रही है उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा। सेंटर मानते हुए इस सोर्स को स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनाएंगे। ये पहली वेवफ्रंट होगी, दूसरी होगी, क्योंकि रे जो है वो पहले से दूसरे की तरफ आ रही। जो रे आगे जा रही है, इनके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट या सोर्स की तरह काम करेगा। उसको सेंटर मानते हुए, सोर्स को सेंटर मानते हुए स्फेरिकल वेवफ्रंट्स ड्रॉ करेंगे। ये पहली, ये दूसरी, और पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ रेस जा रही है। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस की चर्चा कर लेते हैं। सर कॉन्केव कैसे बनेगा? ठीक है, ऐसे बनेगा। मान लीजिए कि इंफिनिटी से रे आ रही है, मान लीजिए कि इंफिनिटी से रे आ रही है, तो लॉजिक है कि ये डेविएट हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज होगी, और इस तरह से ये दूर दूर चली जाएगी। जो रे आ रही है ये फोकस से बेसिकली जो आ रही है वो ऐसे प्लेनर वेवफ्रंट्स में चल रही होगी, और जो जा रही है उनके लिए ये सोर्स बन चुका है। इसको सेंटर मानते हुए स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनेगी। ये पहली, ये दूसरी, क्योंकि रे जो है पहले से दूसरे, पहले से दूसरे, पहले से दूसरे पर जा रही है। ये वेवफ्रंट्स बनेगी। अब देखिए, हम प्रिज्म बना लें। प्रिज्म में एक बीम आ रही है, एक रे ऐसे माने, एक रे ऐसे माने। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां पर मुड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं मोनोक्रोमैटिक बीम ही ले रहा हूं। ये एक से ज्यादा रेज हैं, लेकिन ये मोनोक्रोमैटिक है, पॉलीक्रोमैटिक नहीं है, तो डिस्पर्जन का फिनोमेना आपको यहां पर कंसीडर नहीं करना है। तो क्योंकि एक ही वेवलेंथ की बीम है, इस वजह से जितना डेविएशन एक किसी रे में आएगा उतना ही डेविएशन सारी रेज में आएगा। तो मालूम चलता है कि ये पैरेलल आने वाली बीम भले डेविएट हुई है, लेकिन पैरेलल ही चली जाएगी। आप यहाँ पर जब वेवफ्रंट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये इस बीम के परपेंडिकुलर है। यहाँ वेवफ्रंट बनाएंगे तो इस बीम के परपेंडिकुलर मिलेगा, और यहाँ वेवफ्रंट बनाएंगे तो ये इस बीम के परपेंडिकुलर मिलेगा। ये बन गया हमारे पास प्रिज्म से। और कोई केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे प्लेन मिरर का केस ले लिया जाए। मेरे हिसाब से इन केसेस को रटने से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि आपको इनका कंसेप्ट समझ आ जाए कि हाउ द वेवफ्रंट्स आर ड्रॉन। जो बीम आ रही मैंने पैरेलल मानी है, तो लॉजिकल है कि वेवफ्रंट इनके परपेंडिकुलर रहने वाला है। मैं प्लेन बना सकता हूं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये बन गया एक वेवफ्रंट। मेरे हिसाब से आराम से बनता दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल। कोई आदमी ऐसा भी बोल सकता है कि सर ऐसा प्लेन मिरर होता है, रेज परपेंडिकुलर ही आ रही होती, तो कॉमन सेंस से परपेंडिकुलर ही चली जाती है, तो यही वेवफ्रंट आती हुई के लिए होगा, और ऐसा ही वेवफ्रंट, सेम वेवफ्रंट नहीं, सेम टाइप का वेवफ्रंट जाते हुए के लिए भी होगा। ये इंसिडेंट के लिए और ये रिफ्लेक्टिव के लिए। अब देखिए, ढेर सारे प्रोटोटाइप्स आपके लिए बोर्ड पे बने हुए, इन सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे बना लीजिए। इस तरह की कोई भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये बहुत कॉमन है, बड़ा आसान से टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा आपसे। मैं जरा रजिस्टर उठा लूं, दूर रख के आए। हाँ, तो आई होप आप सबने ये कर लिया होगा, नोट तो कर ही लिया होगा, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको इरेज करते हैं। ये वेवफ्रंट बनाने की निंजा टेक्निक सीख लीजिए, काम आएगी। अब जो डिस्कशन है वो वेवफ्रंट से हटकर इंटरफेरेंस पर होता है। देखिए भाई, इंटरफेरेंस क्या चीज है, ध्यान दीजिए। वो माइक फंस गया, अब ठीक है। इंटरफेरेंस क्या चीज है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना ही चाहिए। समझिए इंटरफेरेंस क्या चीज है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि दो वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करें।
इंटरफेयर करने का मतलब है कि एक ही जगह पर एक ही समय पर दो वेव्स आ जाएं, सेम डायरेक्शन में आ सकती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ सकती हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटरफेयर करने से डिफरेंट टाइप के फिनोमेना दिखाई देते हैं, सेम डायरेक्शन में इंटरफेयर करने से डिफरेंट टाइप के फिनोमेना दिखाई देते हैं। 11th क्लास में अगर आपने वेव ठीक से पढ़ी थी तो आपको पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वेव इंटरफेयर करती हैं तो वो वेव्स स्टैंडिंग वेव बनाती हैं, और सेम डायरेक्शन में इंटरफेयर करती हैं तो वो एक प्रोग्रेसिव वेव बनाती है। दो प्रोग्रेसिव वेव ही बनाती है अगर सेम डायरेक्शन में इंटरफेयर करती हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमारा कंसर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने का है। वहां पे असल में तो इंटरफेरेंस ही हो रहा है, लेकिन वो इंटरफेरेंस सेम डायरेक्शन में चलने वाली वेव का हो रहा है। तो जो इंटरफेरेंस हम पढ़ रहे हैं ये अल्टीमेटली सेम डायरेक्शन में चलने वाली वेव्स का पढ़ेंगे। एक खास बात क्या है कि वी कैन नॉट सुपरपोज, ह्यूमन सुपरपोज नहीं कर सकते। जिस जगह मैं खड़ा हूं वो वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर किसी को उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना है तो फर्स्ट आई हैव टू मूव फ्रॉम देयर। उस जगह से हटूंगा तो वो स्पेस वैकेंट हो जाएगा, वहां पर कोई दूसरा आदमी आके खड़ा हो पाएगा। जब तक मैं वहां हूं दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन वेव्स ऐसा काम नहीं करती। वेव्स का फंडा कुछ अलग है। अगर वेव इधर जा रही है और वेव इधर जा रही है तो पाया जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों वेव्स, अब मैं इनको जानबूझकर सेम फेज में आपको दिखा जरूर दे रहा हूं पर ये ऑपोजिट फेज में भी मिल सकती है, आपने लेवल पे पढ़ रखा है। तो इनके सेम फेज में होने की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, एंड आफ्टर इट एक वेव जो अपने रास्ते जा रही थी जाती रहेगी और एक वेव जो अपने रास्ते जा रही थी जाती रहेगी। यानी जिस वक्त इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो दिखाई दे रहा है वो अलग है, लेकिन इन वेव को अगर आगे जाने का मौका मिले तो ये इस तरह से अपने अपने पाथ पर चली जाएंगी जैसे कभी इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्टर्ब किया ही ना हो। बिना डिस्टर्ब किए जिस वक्त ये सुपरपोज होती है उस वक्त जो ये वेव बनाती है वो वेव रिजल्टेंट होती है। ये दोनों दिखाई नहीं देती, इनका कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट दिखाई देता है। मगर ये सुपरपोज करने के बाद जब आगे चली जाती है तो ऐसे चली जाती है जैसे पहले थी, मतलब एक दूसरे पर एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं है। ये मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का एग्जांपल लिया, सेम डायरेक्शन में ये केस होता है। इस इंटरफेरेंस में होता क्या है, एक टॉपिक है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं पहले ये बता देता हूं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है और सबको बचपन से भी आता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होता है, वेव में इस्तेमाल होता है, एसएचएम में इस्तेमाल होता है, एसी में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस्तेमाल होता है, वेव ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होता है, और ये मॉडर्न फिजिक्स में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं वहां भी इस्तेमाल होता है। इतना बड़ा टॉपिक कह रहा है कि कोई वेव निकाल रहा है जिसको हम कह रहे हैं सोर्स 1, और एक और वेव है जो वेव निकाल रहा है सोर्स 2। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इससे चलने वाली वेव इस P पॉइंट तक पहुंचती है, इससे चलने वाली वेव इस P पॉइंट तक पहुंचती है। ये सोर्स की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड अलग है, किसी अलग फेज में आई होगी। तो पहले वाली वेव इस पार्टिकल को y1 डिस्प्लेस करना चाहती है, दूसरे वाले जो सोर्स है उसकी वेव इस पार्टिकल को y2 डिस्प्लेस करना चाहती है। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होने वाला है वो क्या ये पहले वेव की बात मानेगा या दूसरे वेव की बात मानेगा? तो किसी से रिश्तेदारी तो है नहीं कि y1 मान ले y2 को छोड़ दें। तो ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो वेव्स एक पॉइंट पर सुपरपोज हो रही हैं तो जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा नेट, वो इंडिविजुअल वेव्स के द्वारा क्रिएट किए गए ऑसिलेशंस का सम होने वाला है। ध्यान में रखिएगा ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहे हैं, अभी तो इसमें डायरेक्ट एडिशन दिखाई दे रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग फील्ड और पार्टिकल एसएचएम का फंक्शन है sin ओमेगा t, उसमें फेज भी जुड़ जाता है। तो अगर सेम फेज में जुड़ेंगे तो एडिशन हो जाएगा, ऑपोजिट फेज में जुड़ेंगे तो आगे चलती है सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, लेकिन नो एडिशन पे डिपेंड फेज की कहानी आ जाएगी। क्लियर है मेरा? ओके, अगर मैं अब वेव की इक्वेशन देखने की कोशिश करूं तो वेव की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t माइनस kx। कोई दूसरी वेव है जिसकी इक्वेशन है y2 is equal to a2 sin ओमेगा t माइनस kx। अब देखिए बस ये फेज कहलाता है, ये जो चीज लिखी हुई है अंदर साइन का आर्गुमेंट ये कहलाता है वेव का फेज। अब ये फेज किन किन बातों पर डिपेंड करता है? फेज इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम की चर्चा कर रहे हैं, फेज इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हैज अ वैल्यू ऑफ 2 पाई। किस वेव नंबर की बात कर रहे हैं, एंड वेव नंबर इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा। तो वेव नंबर टेल्स यू अबाउट कि कितना वेवलेंथ है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है।
एंड किस पोजीशन की आप चर्चा कर रहे हैं, किस पोजीशन पे आप फेज खींच रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है। हम जब चीजों को जोड़ रहे होंगे, y-net निकाल रहे होंगे, तो मेरा कंसर्न इस y1 और y2 को जोड़ने का, a1 a2 को जोड़ने का नहीं, लॉ y1 और y2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि कहानी अब इस sin ओमेगा t माइनस kx और sin ओमेगा t माइनस kx का, क्योंकि ये दोनों वेव एक ही समय पर सुपरपोज हो रही हैं, तो दोनों वेव्स का जो टाइम है वो सेम, ध्यान रखिए, टाइम इज सेम। तो तीन कारणों से अब आपके पास फेज का डिफरेंस आ सकता है। तो अगर मैं डेल्टा फाई बोलूं, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये चीज दो वेव्स का जब सुपरपोज हो रही है उस वक्त फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो करेगा ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी पर, दूसरा करेगा के पर यानी वेवलेंथ पर, और तीसरा करेगा एक्स पर यानी कितना पाथ इसने ट्रेवल किया है उसका। जब ओमेगा का डिफरेंस आता है तो ध्यान रखिएगा उसी समय पर के का डिफरेंस आता है। लॉजिक है कि जैसे ही आप वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे, रेड की जगह पे ग्रीन लाइट लोगे, तो कॉमन सेंस है अलोंग विद फ्रीक्वेंसी के चेंज होने ही वाला है। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए, ये दोनों एक ही बात है। ओके, अगर ओमेगा बदलेगा के बदलेगा, अगर ओमेगा सेम है तो के भी सेम है, तो इनको एक ही कंसीडर करिए। ओमेगा के बदलने से जो फिनोमेना आपको दिखाई देता है दैट इज बीट। बीट का क्या मतलब होता है? बीट का मतलब हुआ करता है कि आपको दो फ्रीक्वेंसीज दिखाई देंगी, यानी कि आपको कुछ ऐसा एक लूप दिखाई देगा और जो साउंड सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी इनसे ज्यादा होगी। ये जो अंदर वाली फ्रीक्वेंसीज है, आपने 11 में पढ़ा रखा होगा, ये फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है ये कभी कभी मैक्सिमा हो जाएगा, कभी कभी मिनिमा हो जाएगा। यानी साउंड धीमा होता सुनाई देगा, साउंड तेज होता सुनाई देगा, कुछ ऐसे ओ साउंड मुझे इस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दिया, लेकिन ये साउंड पीरियोडिकली मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा तक जा रहा है। ये हिस्सा बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। हालांकि हमें समझ कर नहीं, लॉजिक ये है कि बीट फ्रीक्वेंसी साउंड में रिलेवेंट है। हमारे पास लाइट के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 10 हर्ट्ज के आसपास होती है। तो बीट जैसा फिनोमेना लाइट में हमारी आंखें ऑब्जर्व कर पाए, हमारा ब्रेन इसको तुरंत डिटेक्ट कर पाए, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बीट का फिनोमेना हमारे काम का नहीं, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। और जैसे इसका इंटरेस्ट खत्म होता है, वैसे के का इंटरेस्ट खत्म होता है। कहानी आती है उसका कारण है कि S1 से जब यहां पर पहुंचे तो हमने कहा कि x1 दूरी चले थे, और S2 से P पर पहुंचे तो हमने कहा x2 दूरी चले थे। तो जो ये x2 माइनस x1 है, इसको डेल्टा x यानी कि पाथ डिफरेंस बोलते हैं, और ये बताता है कि दोनों वेव जब सुपरपोज हो रही थी तो इन लोगों ने कितनी दूरी चली, और जो दूरियों का डिफरेंस है, जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है जो दोनों ने चला है, उसकी वजह से जनरेट होता है फेज का डिफरेंस। और जो फेज डिफरेंस जनरेट होता है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो एक्चुअली ऐड करने से आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, कि उनके बीच में कुछ आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, या इनके बीच का कुछ है। तो अल्टीमेटली वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस पाथ डिफरेंस। ध्यान रखिएगा जो इंटरफेरेंस की कहानी है वो पाथ डिफरेंस की है। अब मेरे जो आइडिया है वो ये कि आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स जरूर सिखाई जाए, मतलब कि आपको सिर्फ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना करके थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताई जाए कि इंटरफेरेंस कैसे होता है, वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो चलो भाई लिखते हैं वेव की इक्वेशन। लेट अस सपोज कि दो वेव्स जो सुपरपोज कर रही हैं, पहले वाले की इक्वेशन है y1 = k1 sin ओमेगा t माइनस kx। ध्यान रखिएगा मैं दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम लेना चाहता हूं, क्योंकि सेम लेने पर इंटरफेरेंस का जो पैटर्न दिखाई देगा वो पैटर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है। मोनोक्रोमैटिक सेम वेवलेंथ की लाइट लेनी है, ध्यान रखिए। y2 इसको हम कहते हैं a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। ध्यान रखिए ये फाई नॉट है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरे वाले वेव का पहले वाले वेव से ये फेज डिफरेंस, दूसरी वाली वेव पहले वाले से इतना फेज आगे, और अगर ये दोनों वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपरपोज हो जाते हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है
वो कितना आएगा? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी अभी हमने देखा कि वो y1 + y2 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आएगा a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और दूसरा क्या आएगा a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस ϕ0। ये लिख दिया गया। कोई बच्चा कहेगा सर ये जो चीज है ना ओमेगा t माइनस kx, इसको a मान लो, तो यहां भी साथ ओमेगा t माइनस kx तो a बन गया, इसको देखो तो ये b बन गया। मान लो b क्या होगा ये, तो ओमेगा t के मान लेते हैं, तो लिखा गया a1 sin a, और a का मतलब ओमेगा t माइनस kx से ध्यान रखिए, और ये a2 लिखा गया, और इसको देखो तो ये लिखा गया sin a प्लस b, और सबको दिखाई दिया कि व्हाट इज sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मूला तो सबको याद है, मैथ वाले बच्चे तो बिल्कुल रट के रखते हैं, और जो बायो के बच्चे हैं उनको तो याद रखना ही है, वरना तो परेशान हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। अब गौर से देखिए, इस टर्म को छोड़ दीजिए, भाग जाएगा। इस टर्म में देखिए sin a और sin a कॉमन, तो हम यहां से क्या ले लेंगे sin a कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा a1, तो यहां बचेगा a2, और a2 के साथ cos b, और यहां क्या बचा बेटा हमारे पास a2 sin b cos a। ये अब गौर से सुनना, जानबूझ के दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, ये मैथ का काम है, फिजिक्स का काम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये मैथ की कहानी चल रही है कि हम इसे माने r cos अल्फा, और इस कांस्टेंट टर्म को हम माने r sin अल्फा। ये माने क्यों माना, उसके पीछे का लॉजिक है, उसका कारण समझना क्या है कि जो a2 cos b है इसके साथ a1 ऐड हुआ, तो अल्टीमेटली ये जो पूरा टर्म है ये a2 की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर नहीं है। दूसरा, ये a1 प्लस a2 के बराबर भी नहीं है, उसका लॉजिक ये है कि cos के साथ ये वैल्यू कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी 0 से थोड़ी बड़ी 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, तो ये वैल्यू a1 प्लस a2 से लेके a1 माइनस a2 के बीच में वेरी करती रहेगी। तो इसका एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी है, पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसका कुछ एम्पलीट्यूड r मान लेते हैं। दूसरा, कि फंक्शन तो cos का ही है, cos के अकॉर्डिंग बदल रहा है, लेकिन जिस फेज के हिसाब से ये बदल रहा है तो उस फेज के हिसाब से नहीं बदल रहा है, कुछ अलग, इसलिए हमने r cos अल्फा मान लिया। यहां मानने का लॉजिक ये है कि आपने यहां दो वेरिएबल्स माने हैं, तो दो वेरिएबल्स आप एक दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो एक यहां दो वेरिएबल के एक इक्वेशन, दो वेरिएबल के एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपका आंसर आ ही जाएगा, इसलिए आपने सेकंड वाला केस बनाया। अब देखिए कि आपने लिखा sin a, और अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज r cos अल्फा प्लस r sin अल्फा इनटू cos a। जब ये लिखा गया तो बेटे आप इससे r कॉमन ले सकते हैं, यू कैन राइट sin a cos अल्फा प्लस cos a sin अल्फा। आप देखिए बच्चों कि sin a cos b प्लस cos a sin b, ये दोबारा से sin a प्लस b लिखा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लिखेंगे इसको sin a प्लस अल्फा। तो मेरे पास जो y नेट निकल कर आ रहा है वो है r sin, और a की जगह a की वैल्यू डाल दीजिए, क्या है भैया a की जगह वैल्यू, ये है a की वैल्यू जो आपने अभी देखी ओमेगा t माइनस kx, तो a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ओमेगा t माइनस kx, और सामने क्या लिख दें अल्फा। और गौर से देखिए ये जो y a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई का फॉर्मेट होता था, जो वेव की इक्वेशन होती थी, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती थी, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मेरे पास निकल के आ रही है, y a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर a तो है नहीं, a की जगह क्या है r, लेकिन है तो साहब एम्पलीट्यूड, सर अल्फा है तो ये फेज है, सर फाई तो नहीं, अरे है तो फेज, कुछ और है तो क्या हुआ, यानी दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही हैं और वो एक दूसरे को सुपरपोज कर रही हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट बनकर आएगा वो खुद भी एक मस्त बढ़िया शानदार सी ट्रैवलिंग वेव होगा। और जो ये ट्रैवलिंग वेव बन रही है, इस ट्रैवलिंग वेव का बस एक प्रॉब्लम है, इस ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड अलग है
और इस ट्रैवलिंग वेव का फेज एंगल अलग है। अब अगर मैं इस एम्पलीट्यूड और फेज एंगल को निकाल लूं, कैलकुलेट कर लूं, तो इन दो वेव के सुपरपोजिशन से जो वेव बन के आ रही है उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन मेरे पास होगी। उसका एम्पलीट्यूड कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, इसकी पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली नया टास्क है कि इस आर और अल्फा को पता कर लें। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, देखिए क्या हमने यहाँ पे आर कॉस अल्फा माना हुआ है, यहाँ पे आर साइन अल्फा माना हुआ है, तो हम देखें क्या लिखा हुआ है। आर कॉस अल्फा की जगह हमने लिख रखा है a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट, और आर साइन अल्फा की जगह हमने लिख रखा है a2 साइन फाई नॉट। मैं इसको इक्वेशन a बोलता हूं, इसको इक्वेशन b बोलता हूं, और मैं कहता हूं कि a को स्क्वायर करो और b को स्क्वायर करो और ऐड करो। जब आप बेटा इसे ऐड करोगे तो आई थिंक आपको जो मिलेगा, मुझे उधर इरेज कर देना चाहिए, पता नहीं ये चीज स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज कर दें। हो गया, अगर देखो आसान है, देखते रहना कोशिश करो। इसको जब तुम ऐड करोगे स्क्वायर करके, तो आप लिखोगे क्या कि भैया आर स्क्वायर बना, कॉस स्क्वायर अल्फा बना, प्लस आर स्क्वायर बना, साइन स्क्वायर अल्फा बना, और फिर ये सामने की कहानी इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का मतलब ब्रैकेट में लिखिए a1 प्लस a2 इनटू cos फाई नॉट का होल स्क्वायर, और इसको भी ब्रैकेट में लिखिए नीचे वाले को, तो आप लिखेंगे a2 sin फाई नॉट का होल स्क्वायर। आप देखिए इसमें से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब r स्क्वायर को आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा। ये दोनों चीजें ऐड होने के बाद अल्टीमेटली 1 ही बनाती है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर ही रह जाएगी। एकदम इजी, कुछ टफ नहीं। आगे बढ़ो, इसको खोलें। ये a है, ये पूरा b है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन गया। तो a1 स्क्वायर इनटू प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई नॉट प्लस 2a1 a2 cos फाई नॉट। दिखाई दिया, बिल्कुल आसान है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, और कुछ नहीं। प्लस यहां तो एक ही टर्म है, तो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई नॉट लिख देता। आप इस टर्म और इस टर्म में गौर करिए, इन दोनों टर्म्स में a2 स्क्वायर कॉमन है। मैं पहला तो ऐसे ही लिख देता हूं, उन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर फाई नॉट प्लस sin स्क्वायर फाई नॉट। ये हो गया। अब ये वाला टर्म बचा अकेला, तो मैं लिखता हूं 2a1 a2 cos फाई नॉट। गौर से देखिए टर्म कितना है, ये पूरा का पूरा 1 है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। अच्छा, अब क्या लिखें? लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ये क्या है 2a1 a2 cos फाई नॉट। ये कौन है? r स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं होगी साहब, ये होगी स्क्वायर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। कुछ याद आ रहा है? वेक्टर। ये तो वैसा रिजल्ट आ गया जैसे दो वेक्टर को जोड़ने पे आता था। क्या ये वेक्टर थे? नहीं, लेकिन क्या इनका अलजेब्रा वैसा आ रहा है जैसा वेक्टर का आता है? हाँ। तो इसका मतलब जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम आए, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को ना यूज करके डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर लें कि जब दो प्रोग्रेसिव वेव को सेम डायरेक्शन में जोड़ा जाएगा तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो वैसा आएगा जैसा उनको वेक्टर मानकर ऐड करने से आता था। तो कहानी बन जाएगी, आप इस पूरी मैथमेटिक्स से बच जाएंगे और आप उनका नेट एम्पलीट्यूड लिख पाएंगे। और वो एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस फेज पे, कि उन दोनों का बीच का जो फेज डिफरेंस है अलग अलग लोकेशंस पे फेज डिफरेंस अलग अलग होगा। तो जब फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं यार, फेज डिफरेंस ही तो डिफरेंट है, फेज बदलते जाओ एम्पलीट्यूड बदलते जाओ, फेज बदलते जाओ एम्पलीट्यूड बदलते जाओ। तो कहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, कहां मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, कहां 50% एम्पलीट्यूड आ रहा है, कहां 30% एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेज एंगल्स आपको बताते रहेंगे। अच्छा, लेकिन जब वो रिजल्टेंट का तो कुछ एंगल भी होता था, तो आइए एंगल की भी चर्चा कर लेते हैं। ये दो इक्वेशन देखिए, हम कहेंगे b डिवाइडेड बाय a कर लीजिए। तो b डिवाइडेड बाय a का मतलब देखिए क्या लिखा है, r sin अल्फा डिवाइडेड बाय r
cos अल्फा। कोई बच्चा कहेगा सर आप चाहे तो निपटा दीजिए, तो sin अल्फा बाई cos अल्फा तो बचेगा tan अल्फा, और राइट साइड में क्या होगा, sin अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है a2 sin phi नॉट अपॉन a1 प्लस a2 cos phi नॉट। ऐसी फीलिंग आती है कि सर ये तो वो फॉर्मूला बन गया जो रिजल्टेंट वेक्टर का a वेक्टर से एंगल का फॉर्मूला था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, और थीटा की जगह पाई लिखा हुआ है, अल्फा की जगह अल्फा। तो वही फॉर्मूला बन गया जो वेक्टर में था। जी हां, इसलिए आप जब भी अब डेरिवेशन के तौर पर तो ठीक है जो मैंने पढ़ाया है जो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको कभी सच में ऐड करने के लिए आ जाए तो आप इस पूरे के पूरे तमाशे को फॉलो ना करें, इसके रिजल्ट को फॉलो करें, और रिजल्ट को फॉलो करने से जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा। क्यों टाइम बर्बाद करना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, हमने कर लिया, डायग्राम भी बना लें, ये बनाते हैं। तो हमने कहा कि ये a1 है क्योंकि a की जगह a1 आना, और ये साहब a2 है क्योंकि b की जगह a2 आना। इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो तुम कहोगे सर पाई नॉट है। क्या इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए, तो जवाब है हाँ। जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो कॉमन टेल से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, और a1 के साथ इसका जो एंगल होगा वो अल्फा। फॉर्मूला आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने, बात बन गई और दिल खुश हो गया। अगर इक्वेशन साइन बना देके कॉस में दी, π/2 प्लस माइनस करके इसको साइन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन में कन्वर्ट करके वही फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा जो हमारे पास है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साइन में हो चाहे कॉस में हो, अल्टीमेटली उसको कहां ले आओ, साइन में। दोनों के बीच में प्लस ले आओ, और जो दोनों का फेज डिफरेंस है उनमें जिसका फेज ज्यादा है वो a2 है, और जिसका फेज डिफरेंस कम है वो a1 है। दोबारा सुनिए, अगर दोनों वेव साइन में है तो ठीक है, अगर साइन में नहीं है तो दोनों को साइन में लेके आओ। सर कैसे साइन में लेके आएंगे, π/2 प्लस या π/2 माइनस। ओके बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है उसके बाद क्या करें, जिसका फेज छोटा वो a1, जिसका फेज ज्यादा वो a2, और जोड़ दीजिए इस फॉर्मूले से, काम चल जाएगा। अब क्या करें, ये बिल्कुल हम अपने लेक्चर के एंड पर हैं, आज का एजेंडा पूरा हो रहा है, बस आपको एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है इसके बारे में समझा। जब r के फॉर्मूले को अगर मैं देखूं और मैं कहूं कि मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब मिलेगा जब बेटा cos phi नॉट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। सर जी मैक्सिमम कितनी होती है cos phi नॉट की वैल्यू, तो कोई कहेगा कि सर cos phi नॉट की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, और नहीं होती है, +1 होती है। साइकिल नहीं होती है, हीरो साइकिल होती है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम का मतलब +1 और मिनिमम का मतलब -1, दिमाग में रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 cos phi की वैल्यू +1 कब कब होती है, तो हम कहेंगे कि 2n pi पर होती है। n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, 11th क्लास में हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल वैल्यूज, वही। कैसे पता, तो cos की शक्ल देखिए, cos की शक्ल कुछ ऐसे दिखाई देती है, शायद आप देखें कि 0 फेज पर इसकी वैल्यू +1, तो जब +1 होना है तो इसे एक्चुअली 2 पाई का फेज चलना पड़ेगा। दोबारा इसकी वैल्यू को अगर +1 पे जाना है तो इसे दोबारा से 2 पाई की वैल्यू चलनी पड़ेगी। तो यानी अपनी वैल्यू को रिपीट करने के लिए इन महानुभाव को 2 पाई की वैल्यू चलनी होगी। तो 2n पाई का मतलब क्या होगा, कि अब मैं यहीं पर नीचे लिख देता हूं कि जो पाई नॉट है वो अल्टीमेटली 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा एंड सो ऑन। इस तरह से जितने पाई होंगे उन पर ये मैक्सिमम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये पाई क्या है, फेज डिफरेंस, यानी कि जब भी दो सुपरपोजिंग वेव जिस भी जगह पे सुपरपोज हो रही हैं उस सुपरपोजिशन के टाइम पर अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, इवन पाईज है, तो मैक्सिमा मिलने वाला है। हम कहेंगे कि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, दूसरे शब्दों में कहेंगे मैक्सिमम मिल रहा है, तीसरे शब्दों में कहेंगे कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बढ़िया बात, जरा उधर भी रेस कर लें, डस्टर कहाँ है, आइए। अगर कोई कहे कि सर हमें तो r मिनिमम चाहिए, तो r मिनिमम कैसे निकाला जाए, r मिनिमम तब निकलेगा जब cos phi नॉट की वैल्यू मिनिमम होगी। लेकिन सर cos phi नॉट की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, तो कोई बच्चा 0 सोचेगा, कोई बच्चा -1, तो दिमाग में रखिए साहब -1 होती है।
अगर इसकी शक्ल याद करनी हो तो शक्ल भी याद कर सकते हैं, कॉस की शक्ल नहीं बनी हुई है, बार-बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। -1 देखिए यहाँ मिल रहा है, पहला पाई पे मिलता है, फिर दूसरा 3 पाई पे मिलता है, क्योंकि अपनी वैल्यू को रिपीट करने के लिए तो 2 पाई का केस चलना ही पड़ता है। ठीक, तो आपको सबको पता है कि जो पाई नॉट की वैल्यू है वो अल्टीमेटली ऑड पाइज आने वाली है, यानी कि 2n-1 into पाई आने वाली है। यहाँ पे जो n है वो 0 से शुरू नहीं होगा, 1 से शुरू होगा। सबको पता है कि 2n+1 पाई करते हैं तो वो 0 से n शुरू होता है, 2n-1 पाई किया है, ऑड नंबर बनाया है, तो n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई नॉट है ये साहब पाई मिलेगा, या तो 3 पाई मिलेगा, या तो 5 पाई मिलेगा, या तो 7 पाई मिलेगा, या तो 9 पाई मिलेगा, यानी सारे के सारे ऑड पाइज मिलेंगे, तब जाके मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा। हाँ, हम कहेंगे कि जहां भी ऐसा हो रहा है हमें मिनिमा दिखाई दे रहा है, और हम कहेंगे कि साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बहुत बढ़िया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिल क्या रहा है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जो है वो a1 - a2 आता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर मैं यहां से लिखा देता हूं कि जो R max है वो a1 + a2 आता है, और सभी आता कहां से, वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a1² + a2² + 2a1a2 cos phi की वैल्यू +√2, तो a1 + a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, ये आ जाएगा ये। और अगर -1 रख देंगे तो a² + b² - 2ab, यानी a² - b² का a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, रूट स्क्वायर हटा देंगे तो ये बन जाएगा। कुछ चमत्कार नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि ये वैल्यू मिनिमम एम्पलीट्यूड की है, ये वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की है। सर इसके बीच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए मैक्सिमा से लेके मिनिमा के बीच में हर वैल्यू पॉसिबल है और सब कुछ हो रहा है। हम पढ़ क्यों नहीं रहे, अपने इंटरेस्ट की बात है, हम सिर्फ उस फिनोमेना पर काम कर रहे हैं, उस केस पर काम कर रहे हैं जो केस बहुत डायनामिकली हमें दिखे, या तो बहुत ब्राइट स्पॉट हमें दिखेगा, या तो बिल्कुल डल स्पॉट दिखेगा। हम समझ जाएंगे यहाँ लाइट कम हो गई और यहाँ बहुत शार्प है, जहां सब में लगभग बराबर इंटेंसिटी, हम डिफरेंशिएट भी मुश्किल से कर पाएंगे। तो स्पेशल केसेस हमारे कंसर्न का इशू है, तो इंटरफेरेंस की मैथमेटिक्स और उसका आउटकम खत्म होता है। यहां से हम थोड़ी बहुत इंटेंसिटी की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर पे। मेरे लेक्चर आप देखेंगे तो एंड में कोई ना कोई टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं, ताकि आप अगले लेक्चर में बंद कर रहे हैं हमसे। ये ऐसा हो गया, कंप्लीट हो गया टॉपिक, पूरा नहीं छोड़ा है। इसके बाद इसको अगले लेक्चर में लिंक करेंगे इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी से लिंक करने के बाद हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो मेजर पोर्शन है इस वेव ऑप्टिक्स का, सबसे खास एक एक्सपेरिमेंट, उस पर चर्चा करेंगे और उसकी पूरी मैथमेटिक्स करेंगे और समझेंगे उस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, देखते रहिए आरटी एकेडमी। वेव ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है, आज का लेक्चर 3, अगला होगा लेक्चर 4। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मिलते रहेंगे इस शानदार से सीरीज में, तब तक टाटा बाय बाय।